हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी, गणित शिक्षण। ये मैथ्स पेडागोजी की पहली क्लास है जिसमें आज हम कंटेंट प्लस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैं 2-3 क्लासेज जो है कंटेंट की दूंगी जिसमें मेन टॉपिक जैसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। जिसमें आपका CTET पेपर 1 में जिनका मैथ्स है और पेपर 2 दोनों के ही काम में जो है ये आएगा। तो पेडागोजी जो है मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो CTET पेपर 1 है उसमें जो है पेडागोजी 70 मार्क्स की आती है पूरे सब्जेक्ट मिला के, और दूसरे में जो है 65 की आती है जिनका SST है। साइंस वालों में भी हम ये बोलेंगे कि 70 मार्क्स की आती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेडागोजी के क्वेश्चंस गलत ना हो तो आपको पेडागोजी रटना नहीं है। पेडागोजी को जो है टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। आपका कुछ क्वेश्चन जो है टैग वर्ड से आप कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, मतलब कि जिसमें आप बहुत ही आसानी से उसके आंसर भी पहचान लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको लोग करवाते ही नहीं है, जिससे कि हमें समझ में नहीं आता कि इसका आंसर अगर ये दिया है तो क्यों दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है कि उसके आंसर अगर वो है तो क्या अप्रोच यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर आप ये समझ गए ना तो आप देखेंगे पेडागोजी के क्वेश्चंस आपके गलत ही नहीं होंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि पेडागोजी को रटना नहीं है बल्कि उसको करने का तरीका आपको समझना पड़ेगा, तरीका सीखना पड़ेगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये चीज़ जो है आप लोगों को अच्छे से सिखा पाऊँ, ठीक है। तो जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यहाँ से जो है उनको मैं बेहतर तरीके से जो है नोट्स तो प्रोवाइड करूँगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरीके से समझाऊँ कि उन लोगों को अच्छे से चीज़ें जो है क्लियर हो सकें, ठीक है। कंटेंट की 2-3 क्लासेस दूंगी, प्लस हम उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी करेंगे। आपकी प्रैक्टिस में जो है CDP की पेडागोजी तो स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी भी चल रही है, साथ में SST जिन लोगों का CTET पेपर 2 SST उनका भी। अभी जो आपका पेडागोजी की क्लास नहीं हुई है वो EVS की भी बहुत जल्दी मैं करवाऊंगी। 2-3 क्लास में जो है आप लोगों को मैं सिर्फ मुझे ये बताना कि पेडागोजी के क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है, ताकि आप जो है ये इसके जो आसानी से ये 70 मार्क्स लेकर आ सकते हैं ये आपके न कटें, ठीक है। मैंने बार बार कहा है कि पेडागोजी प्लस अपना जो है लैंग्वेज और CDP ये 3 अच्छा रखिए, आप देखेंगे कि आप CTET बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें लगती हैं कि यहाँ से आपको हेल्प मिल रही है या लगता है कि आपको यहाँ से जो भी कंटेंट है इन्फॉर्मेटिव मिल रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जुड़ना ही जुड़ना है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको कहीं से भी समझ में आए, बस आप याद रखिएगा कि वो चीज़ जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। देखिए, अगर हम मैथ्स पेडागोजी की बात करें तो सबसे पहले जो है आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैथ्स जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें प्रैक्टिस मांगता है। तो बच्चों को जो है ना जब भी कुछ करें तो स्वयं उनको उनके उत्तरों की जांच करने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है। इस तरह का आंसर आपको अगर दिखे तो वो आंसर जो है हमेशा करेक्ट होता है। मैं आपको इसका टैग वर्ड्स भी दूंगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। टैग वर्ड्स से जो है ना बहुत मदद मिलती है। बच्चों को स्वयं उनके उत्तर की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका जो है एकदम करेक्ट आंसर होता है। बच्चों को गणना करने और अभ्यास के लिए अधिक से अधिक अवसर देना। जहाँ पे भी बच्चों को अवसर देने की बात आए, उनको जो है अभ्यास के लिए मतलब उनको इन्वॉल्व करने की बात आए तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है, ठीक है। ये तो मैं 2 आपको पॉइंट ऐसे ही बताया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, बच्चों के विचारों की प्रक्रिया का जो है गणितीयकरण करना। अब आप ये सोचेंगे कि गणितीयकरण क्या होता है। देखिए, जो गणितीयकरण करने का अर्थ है कि जो कॉन्सेप्ट है बच्चों का, कॉन्सेप्ट को जो गणित के कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना, उसको जो है उनको एक्सप्लेन करना, उनको समझाना, जिससे कि वो अपने उस गणित का डे टू डे लाइफ में विभिन्न जगहों पर, अलग अलग जगहों पर उसका प्रयोग कर सकें, ठीक है। बच्चों के विचार जो है ना उसका गणितीयकरण करना, मतलब कि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो अवधारणा है गणित के, उनको जो है क्लियर करना, जिससे कि उस गणित का वो प्रयोग जो है जगह जगह पर कर सकें। बच्चे गणित का आनंद लेना सीखें, और ये तभी हो सकता है, अब गणितीयकरण तभी कर पाएंगे जब बच्चे जो है गणित में आनंद लेंगे, मतलब गणित में रुचि लेंगे। और ये कब पॉसिबल है, जब बच्चों को जो है चीज़ें समझ में आएगी, जब वो देखेंगे कि इसका जो है उनके डे टू डे लाइफ में जो है क्या है, यूज़ है। बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना, ठीक है, उनके अंदर जो है तार्किक चिंतन विकसित करना गणित को लेकर, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना है, ठीक है। बच्चे गणित के मूल संकल्पना, संरचना यानी कि अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति को समझें।
तभी जो है चीज़ें जो है वो अपने डे टू डे लाइफ में जो है यूज़ कर पाएंगे और उसका जो है उनको एक कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करना। देखिए, गणित के अगर संकीर्ण उद्देश्य एक नैरो एम की बात की जाए तो क्या होता है, यह उद्देश्य रोजगार योग्य व्यक्तियों को तैयार करने पर जोर देते हैं। मतलब जो अगर हम बोले ना कि गणित का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, अगर छोटे में देखा जाए तो ये क्या बोल रहा है कि रोजगार योग्य व्यक्तियों को तैयार करने पर जोर देता है, जो सामाजिक योगदान के साथ साथ आर्थिक विकास कर सकते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो है सामाजिक योगदान के साथ साथ जो है देश के आर्थिक विकास में भी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार के गणित का सीमित उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं का विकास करना एक तरह से है। ठीक है, यह संख्यात्मक संख्याओं से संबंधित है, जैसे माप, अंश, प्रतिशत। ठीक है, तो ये संकीर्ण उद्देश्य है, रोजगार, व्यक्तियों को रोजगार के लिए तैयार करना। लेकिन अगर यही व्यापक उद्देश्य देखा जाए, जिसका जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, व्यापक उद्देश्य गणितीय रूप से बच्चा सोचेगा। कहीं पर भी आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में उसको गणित की जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ लेने गया तो उसे पता होना चाहिए कि अगर 10 दिया, अगर 5 की चीज़ है तो 5 उसे रिटर्न मिलेगा। तो गणितीय रूप से वो सोचे, तार्किक रूप से चर्चा करे उस पर। अगर उसे कुछ मतलब इधर है कि 2 रुपये दे दिया तो उसे पता चलना चाहिए कि क्यों ये दिया, तो उस पर चर्चा कर सके। विश्वासों के लिए तार्किक निष्कर्ष खोजे। ठीक है, तार्किक निष्कर्ष खोजे, उसका जो है वो समझ में आए कि उसके साथ मतलब गणित को लेकर जो है चीज़ें क्लियर रहें। अमूर्तता को समझे, जो चीज़ उसके सामने है नहीं उसके बारे में भी समझ सकें। तभी तो बोलते हैं ना कि जब देखते हैं ना कि उसमें पढ़ाया जाता है ज्यामिति में, तो मान लीजिए, मान ये है, तो उसको जो है उसको समझ में आना चाहिए। व्यापक उद्देश्य बाल संसाधनों का विकास करना, किसी समस्या का समाधान करें। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये जो है व्यापक उद्देश्य है गणित के। गणित का अगर कहीं पर दिया जाए कि गणित का इनमें से संकीर्ण उद्देश्य तो रोजगार योग्य व्यक्तियों को तैयार करने पर अगर जोर देता है तो ये जो है व्यापक उद्देश्य नहीं, ये जो है आपका एक संकीर्ण नैरो एम है। ठीक है, और संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत जो है सीमित उद्देश्यों में ही ये चीज़ बोली गई कि उपयोगी क्षमताओं का विकास करना और संख्यात्मक संख्याओं से संबंधित जैसे माप जो होते हैं उनको जो है विकसित करना। आगे देखिए एनसीएफ में क्या कहा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है 2005 के अनुसार गणित को लेकर क्या बातें की गई हैं। सभी बच्चों में संख्यात्मकता सुनिश्चित करना। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा। ठीक है, तो सभी बच्चों में जो है संख्यात्मकता सुनिश्चित करना, नॉर्मल जो चीज़ें जोड़ घटाना गुणा भाग है, ये सब चीज़ें बच्चे को जो है आना चाहिए और ये जो है शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, इस स्तर पर प्रगति जो है मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। जो चीज़ें उसके सामने दिखाई दे रही है उससे जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है उसके बारे में उसकी तरफ ले जाना। मतलब जो उसके सामने चीज़ें दिख रही है पहले उसके बारे में समझाना। जैसे कि आपको एरिया समझाना है या मतलब कि पानी को दिखाना है, तो एक गिलास है और एक बकेट है, तो उसको दिखा कर समझाना, नहीं कि ऐसे ही बोलेंगे कि गिलास भरा हुआ है, बकेट आधी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पानी किस में है, तो बच्चे बोलेगा कि नहीं गिलास भरी है तो भाई इसमें पानी ज़्यादा है। तो उसके एरिया को अगर समझाना है तो बच्चे के सामने दिखाना। ठीक है, गणितीय पहेलियाँ समस्या समाधान कौशल में मदद करती हैं। जो गणितीय पहेलियाँ हैं ना, वो गणित की समस्याओं के समाधान करने में जो है क्या करती है, मदद करती हैं। बच्चे गणित से डरने के बजाय जो है उसमें आनंद लेना सीखे। 2005 एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो गणित है इससे बच्चे ना डरे नहीं, इसमें बल्कि रुचि लेना सीखें। आकार, स्थानिक समझ, पैटर्न हो गया, मापन जैसे गैर संख्या क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करें ताकि बच्चे इसको समझें। बच्चे गणित सूत्रों के माध्यम से गणित सीखते हैं। ठीक है, सूत्रों को रटे नहीं, उसको समझें। बच्चे अर्थपूर्ण संख्याएं प्रस्तुत करते हैं, उनका समाधान करते हैं। और एनसीएफ 2005 में क्या बोला गया है, शिक्षक जो है हर बच्चे को कक्षा में इस विश्वास के साथ शामिल करें कि हर कोई गणित सीख सकता है। बच्चे के अंदर ये भावना नहीं आना चाहिए कि वो गणित उसको आते ही नहीं है, उसको बल्कि इस तरीके से मोटिवेट करें कि तुम भी गणित सीख सकते हो, हर कोई गणित जो है सीख सकता है क्लास में। इस तरीके से विजुअलाइजेशन और प्रतिनिधित्व ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें विकसित करने में गणित मदद करता है। विजुअलाइजेशन जो ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, और प्रतिनिधित्व ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो इसमें जो कि जिन्हें विकसित करने में जो है गणित जो है मदद करता है। द्वंद्वात्मक संचार के बजाय खेल के माध्यम से होता है। मतलब कि अगर आपको सिखाना है ना बच्चों को काउंटिंग जैसे, तो उसमें जो है खेल में ये सब चीज़ें सिखाना। संख्या अनुक्रम की भूमिका सिखाने के बजाय बच्चों को शब्दों के खेल और गिनती के बीच जो संबंध है उसे छोटे छोटे समुचित संदर्भों में समझाएं।
मतलब कि संख्या अनुक्रम की भूमिका सिखाने के लिए, संख्या को बताने के लिए बच्चों को शब्दों के खेल, जो शब्दों वाले खेल होते हैं उससे, मतलब कि एक कहानी बना के या कविता बना के और गिनती के बीच जो संबंध है उसको छोटे छोटे भागों में करके उसे समझाएं। 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण को बल देती है, मतलब क्रिएटिव जो है थिंकिंग पर बल देती है, क्योंकि यह जो है सक्रिय अधिगम पर केंद्रित है, जिसमें बच्चे को इन्वॉल्व करना है, प्रैक्टिकली जो है उनको करके दिखाना है। ये आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थियों की भागीदारी होती है। ठीक है, तो जब तक बच्चों के लिए आप जो है इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं करवाएंगे तब तक बच्चे जो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए, जो विधि से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और पक्का आता है, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, और ये जो है हर जगह पर एक जैसा ही रहता है, इसमें ज़्यादा जो है आप लोगों को मतलब ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, पहले हम समझ लेते हैं आगमनात्मक विधि। देखिए, जो आगमनात्मक विधि है, इस विधि में जो है सबसे पहले जो है उदाहरण बच्चों को दिया जाता है, फिर जो उदाहरण के बाद जो है उदाहरण की सहायता से उसे जो है नियम को जो है एक्सप्लेन किया जाता है, नियम तक लेकर जाया जाता है। तो क्योंकि उदाहरण जो है एक विशेष उदाहरण होगा तो विशेष से सामान्य की ओर, नियम तो सामान्य होता है ना, तो विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। मूर्त से अमूर्त, ये मूर्त है, मूर्त से अमूर्त मतलब जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो उसके अपने आसपास के इन्वायरमेंट में दिखाई दे रही है, उसके थ्रू समझाते हुए जो है अमूर्त चीज़ों तक लेकर जाना, मतलब कि जो उसके सामने नहीं है उस तक उसकी सोच को विकसित करना। अज्ञात से, ठीक है, ज्ञात हो गई है, ज्ञात से अज्ञात के तक के नियमों का पालन करती हैं। तो आगमनात्मक विधि जहाँ पे भी आगमनात्मक आए तो याद रखिएगा उदाहरण से नियम की ओर। यहाँ से एक अगर आगमनात्मक और निगमनात्मक को याद रखना है तो निगमात्मक में नहीं है, ये इसका मतलब होता है पहले नियम आएगा फिर उदाहरण। अगर इसमें नियम और उदाहरण आ रहा है तो इसका मतलब आगमनात्मक उल्टा हो जाएगा, पहले उदाहरण आएगा फिर नियम। अब पहले उदाहरण आ गया तो इसका मतलब कि उदाहरण क्या होता है, कोई एक विशेष होता है जो आपके अपने आसपास की जगहों से देते हैं, तो इसलिए विशेष से सामान्य की ओर और आसपास की चीज़ों से ही आप उदाहरण लेते हैं तो मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, ये तीनों तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो चीज़ें आपके आसपास हैं वो आपको समझ पहले से होंगी, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर के नियमों का पालन करता है। तो ये चारों जो है आपको ऐसे करके पूछ सकता है ये कौन सी विधि है। अब देखिए, आगमनात्मक विधि के जो चरण हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है, पहले आप बच्चे को उदाहरण देंगे। ठीक है, कोई भी उदाहरण है, मतलब कि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उससे रिलेटेड जो है पहले क्या बताते हैं, आप उदाहरण देते हैं। जैसे आपको त्रिभुजों को बारे में बताना है तो त्रिभुज कई तरह के बना दिए, अब उसको जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। उदाहरण देखकर जो है बच्चे निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, पहले नियम नहीं बताया, पहले अलग अलग तरह के जो है आपने अलग तरह के त्रिभुज बनाए इस तरीके से, तो उसमें जो है बच्चा क्या करेगा, पहले उसको देखेगा तो ये सामने, इसके सामने दिख रहा है, फिर उस उदाहरण के माध्यम से जो है वो निष्कर्ष तक पहुंचेगा, उसके अवधारणा का जो है निर्माण होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर उदाहरण के आधार पर ही अपने अवधारणा का जो है सत्यापन कर पाएगा, मतलब अपने निष्कर्ष तक पहुंच पाएगा। निगमनात्मक विधि में इसका उल्टा है, पहले नियम आएगा फिर उसके बाद उदाहरण आता है, पहले नियम दिए जाते हैं फिर उसमें जो है उदाहरण द्वारा प्रमाणित किया जाता है, सामान्य से विशेष तक, अमूर्त से मूर्त तक, पूरा उसका उल्टा हो जाता है। निगमनात्मक विधि के चरण क्या है, पहले जो है इसमें जो है नियम को एक्सप्लेन किया जाता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, कॉन्सेप्ट का ज्ञान दिया जाता है, फिर उदाहरणों के माध्यम से जो है उस कॉन्सेप्ट को जो है समझाया जाता है, अवधारणाओं की सच्चाई का जो है परीक्षण किया जाता है। ठीक है, जो भी अवधारणा है, जो उदाहरण है, उसके आधार से जो है उसकी कॉन्सेप्ट की जो है सच्चाई क्या है, वो सही है या नहीं, उसका परीक्षण किया जाता है, फिर एक दूसरे उदाहरण के द्वारा फिर से जो है अवधारणा की सच्चाई का जो है सत्यापन होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसमें इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनको देख लीजिए। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाना है। एक शिक्षक ने एक सीट बांटी, संपूर्ण त्रिभुज खींचे गए हैं, बच्चे से उनके बीच संबंध खोजने को कहा। एक त्रिभुज की भुजाएं उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। ठीक है, एक सीट दी है, उसमें अलग अलग तरह के त्रिभुज हैं और उसमें जो है बच्चों को दिया है, उसमें संबंध खोजने को कहा है। ठीक है, तो उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने किसका प्रयोग किया, देखिए मूर्त रूप से चीज़ें उसको दिख रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है नियम नहीं बताया, बच्चों को जो है त्रिभुज लिख कर दे दिया। तो ये क्या, कौन सी विधि है, आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, प्रयोगशाला या व्याख्यान, ये निगमनात्मक। तो इसमें से कौन सी विधि होगी, देखिए
त्रिभुज दिया है, मूर्त रूप से दिया है, मूर्त से अमूर्त की ओर इसको लेकर जाएगा। मतलब कि पहले उदाहरण है, ये उदाहरण ही तो एक तरह से है, उदाहरण से नियम की ओर। तो उदाहरण से नियम की ओर किस में होता है? आगमनात्मक विधि। अगर यही बच्चे को जो है सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाता तो वो निगमनात्मक विधि के अंतर्गत आता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं इसका आकलन नहीं करना चाहिए। मतलब प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं इसका आकलन नहीं करना चाहिए। ठीक है, किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? गणितीय अवधारणाओं की समझ, बिल्कुल जो उनका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, इस पर तो ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गणितीय भाषा का विकास हो, गणित की समस्याओं का उत्तर देने में शुद्धता, इस पर जो है ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए कि बच्चे हमेशा गणित का जो आंसर है वो हमेशा मतलब सही हो, करेक्ट ही दे। ऐसे नहीं, बच्चा गलती करेगा तभी सीखेगा। तर्क कौशलों का विकास करना, तो ये भी सही है। यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए किसका आकलन? तो ये तीसरा है कि समस्याओं का उत्तर देने में शुद्धता हो, मतलब कि हमेशा वो करेक्ट आंसर दे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कक्षा में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है, कौन सा एक एक्टिविटी है? योग करने का तरीका समझाते हुए शिक्षक, यहाँ पे शिक्षक जो है इन्वॉल्व है और वही योग का तरीका सिखा रहा है, तो ये तो एक्टिविटी हुई नहीं। तुकबंदी के रूप में गिनती सुनाने वाले बच्चे, मतलब कुछ ही बच्चे सुनाएंगे, तो ये भी एक तरह से एक्टिविटीज़ में सर्विस शामिल नहीं होंगे। ब्लैक बोर्ड से नकल करना, ये भी एक्टिविटी नहीं होगा। अन्वेषण में लगे बच्चे, ये आपका जो है एक एक्टिविटी है कि बच्चे जो है खोज में लगे हुए, और सभी बच्चों के लिए अन्वेषण में लगे हुए बच्चे, तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा क्योंकि बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? गणित में अवधारणाओं के संदर्भ में, अवधारणाओं की प्रकृति मतलब कि कॉन्सेप्ट का जो नेचर होता है उसके बारे में सत्य नहीं है। अमूर्त प्रकृति होनी चाहिए, श्रेणीबद्ध प्रकृति, तर्क संगत होनी चाहिए, बिल्कुल मूर्त प्रकृति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा मूर्त प्रकृति, तो ऐसा जो है अवधारणाओं की प्रकृति जो है के संदर्भ में क्या सही नहीं है? मूर्त प्रकृति, ये नहीं सही है। अमूर्त प्रकृति, श्रेणीबद्ध और तर्क संगत, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संख्याओं का स्थानीय मान बढ़ाने के बाद, बढ़ाने नहीं पढ़ाने, ठीक है, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए आप दो अंक 3 और 5 लेते हैं। मतलब कि स्थानीय मान पढ़ाने के बाद जो है शिक्षक ने कुछ प्रश्न एक हल करने के लिए दिया है और कहा कि मान लीजिए 2 अंक 3 और 5 लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का उपयोग समान बार करते हुए आपको क्या करना है? 4 अंकों वाली संख्याएं बनाना है। ठीक है, 4 अंकों वाली संख्याएं बनाना। क्या आपका उत्तर निम्न है? मतलब कि 1 मिनट, कहाँ पर, हाँ, मतलब 3 और 5 अंक, आपको 2 अंक दिया गया है और दोनों वो अंकों, ये अंकों का है, ये अंक होगा, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। दोनों अंकों का उपयोग जो है आपको समान बार करना है, मतलब कि 3 और 5 का जो है समान बार उपयोग करना है और जो है 4 अंकों वाला जो है आपने क्या किया, 4 अंकों वाली संख्याएं बनाया। तो क्या आपका उत्तर इनमें से निम्न सही विकल्प का चुनाव करें। तो देखिए 3 और 5 अगर 2 अंक दे दिया है तो इससे जो है 4 अंकों वाला तो आपका कुछ भी बन सकता है, 5 5, ठीक है, ये भी बन सकता है, 3 5 3 5, ये भी बन सकता है, मतलब बहुत सारे 4 अंक वाले जो है बन जाएंगे। तो एक बंद सिरे वाला प्रश्न है, सिरे, बंद सिरे वाला प्रश्न है तो का उदाहरण है, तो बिल्कुल नहीं, ये तो खुले सिरे वाला, क्योंकि कई आंसर हैं तो बंद सिरे वाला तो होगा ही नहीं। गणित में अनेक उत्तर वाले प्रश्नों को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, हतोत्साहित वर्ड हमेशा गलत होता है। यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है, ये सिरे होगा, ठीक है, वाला प्रश्न है। छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करने, देखिए बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है और बच्चों से को आपस में सब बच्चे जो है अलग अलग संख्याएं बनाएंगे तो उनको पता चलेगा कि कई इस तरह के प्रश्नों के कई उत्तर हो सकते हैं। तो ये जो है खुले सिरों वाला उत्तर है। यह एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है, नहीं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आप लोगों का सी जो है करेक्ट होगा कि ये खुले सिरों वाला प्रश्न है और इसमें जो है बच्चे अगर एक दूसरे के उत्तर देखेंगे और विश्लेषण करेंगे और आलोचना करने का उनको अवसर अगर दिया जाए तो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जिसके कई आंसर होते हैं वो खुले सिरे वाला होता है, ना कि बंद, जिसका एक आंसर होगा वो बंद सिरे वाला, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आए होंगे और कुछ नए लगे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर लगता है हेल्पफुल तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। ऑल द बेस्ट।
कीप सपोर्ट।